आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज को पढ़ने जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेलिज है सेल का जो सेल के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उन सब कामों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, किसी को पंच करना हो, कोई एक्सरसाइज करनी हो, तो जो काम है, जो फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी असल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चरली ओवल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ग्रेनुलर इन अ शेप होते हैं। दे आर इन डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं इसका सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज है, क्योंकि इनके पास इनका अपना डीएनए होता है। और जो इनके पास डीएनए है, इस डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये फिजन के साथ डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। लिहाजा इन्हें सेल के डीएनए को की इनको ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करते हैं। देयरफॉर दे आर ऑटोनॉमस, नॉट कंप्लीट ऑटोनॉमस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस है। नॉट ओनली इनके पास डीएनए होता है, डीएनए के अलावा इनके पास अपना आरएनए भी होता है और इनके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। देयरफॉर ही एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। और इनकी जो राइबोसोम्स हैं, उन राइबोसोम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं। और उन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की जिस तरह से कैप एंड डोम दोनों पार्ट्स की जो सेडिमेंटेशन वैल्यू होती है जो कि 70 है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद जो राइबोसोम्स हैं उनकी सेडिमेंटेशन वैल्यू भी 70 होती है। लिहाजा इस हवाले से ये हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, आई मीन राइबोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ मैच करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि शायद माइटोकॉन्ड्रिया इनिशियली कोई प्रोकैरियोटिक एंटिटी, कोई प्रोकैरियोटिक सेल था या प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर थी, क्योंकि राइबोसोम एक क्लू है, एक एविडेंस है कि the ribosomal sedimentation value 70 is both in a mitochondria and in a ribosome होती है। Therefore हम ये कहते भी हैं कि हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो लेटर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में से ही यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व हुए हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन है उनके बारे में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक ये कहता है कि शायद इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यूकैरियोटिक सेल बना है, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ थी, इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक एंटिटीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो रहे थे, लेटर बाय एंडोसिम्बियोसिस से ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आए। और जब ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स एंडोसिम्बियोटिकली एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हुई और दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, तो इस तरह से एक न्यू सेल वजूद में आया जिसे अब हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो हो सकता है कि इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हो जो कि लेटर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंटर होके सिम्बियोटिकली उसने रहना शुरू कर दिया और उन्होंने एक यूकैरियोटिक सेल को प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इनका नंबर हर सेल के अंदर वेरी करता रहता है, और स्पेशली वो सेल्स जो कि एक्टिव एंड फंक्शनल सेल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर ज़्यादा होता है और ये इंक्रीज होते हैं, फंक्शंस हो जाते हैं, फंक्शंस के बाद इनका नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो दे वेरी इन नंबर इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये एक ऐसा ऑर्गेनेलीज है जो ऑर्गेनेलीज वी वुड से एक ऐसा ऑर्गेनेलीज है जो हमेशा मदर टू ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफर होता है, क्योंकि वी से कि जब गैमीट्स बनते हैं उन गैमीट्स के अंदर जो एग है, उन एग की जो साइटोप्लाज्म है उस एग की साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, लेकिन जो स्पर्म है क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म रिजाइड्स इन टेल, माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन देयर और उनका नंबर भी कम होता है। स्पर्म्स रिलेटिवली कैरी अ लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है। सो जब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होते हैं बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, not by the cytoplasm of a sperms. Therefore, this is an organelle which is always transferred from mother to offsprings. इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ
अगर हम इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ें तो विल बी इजी टू जस्ट लुक एट कि हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है ये ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी हो सकती है, और एक्चुअली बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्शंस की वजह से हम इन्हें थ्रे लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के अंदर चूंकि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होता है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और इन आउटर मेम्ब्रेन के बाद दूसरी मेम्ब्रेन के बीच में ये एक पूरा स्पेस है जिसे हम कहते हैं दिस इसका इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। इस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अदर मेम्ब्रेन होती है जिसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो असल में प्रोजेक्शंस करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करती है, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी, और क्रिस्टी आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट साइट जिस जगह पर हम पढ़ेंगे देयर आर ATPase complex present and they are important complexes to carry out the synthesis of ATP by the flow of protons. इनके जरिए देयर इज एन चेन भी बनती है जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के इस फ्लूइड को, इस मटेरियल को हम मैट्रिक्स कहते हैं, और जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स इज रिच इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मैट्रिक्स इज रिच इन DNA, इनके पास DNA के सर्कुलर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि इनका अपना DNA होता है, DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अलावा इनके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इनके अलावा इनमें RNA मौजूद होता है, एंड RNA जो है वो अभी से कि जब राइबोसोम्स और RNA आपस में अटैच होते हैं तो दे मेक अ स्ट्रक्चर है जिसे हम पॉलीसोम्स कहते हैं। तो ग्रेन्यूल्स का होना, DNA का होना, RNA का होना, प्रोटीन्स का होना, राइबोसोम्स का होना, ये इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर खास का इनके पोरस प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको हम पोरेंस कहते हैं, दे आर कॉल्ड पोरेंस। इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पोरेंस। और इन पोरेंस का काम क्या होता है कि दीज पोरेंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स है, कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स को करने में वाया आउटर मेम्ब्रेन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन स्पेस करने में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ETC मौजूद होते हैं। स्पेशली ये जो इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी है इसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्सेस जिनको हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस एंड डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्योंकि जो रेस्पिरेशन है, जो जब हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे तो उन फंक्शंस में हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का और एक फ्लो होता है प्रोटॉन्स का। उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैरी करने के लिए देयर आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, जो कॉम्प्लेक्सेस उन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स कैरी करने वाले कॉम्प्लेक्सेस की एक पूरी चैन होती है जिस चैन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, और जो कि किस में मौजूद होती है, इस क्रिस्टी के अंदर मौजूद होती है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्सेस, और उन कॉम्प्लेक्सेस को मिलाकर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और जिसके जरिए जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो प्रोटॉन्स को फ्लो करते हैं, और जब प्रोटॉन मैट्रिक्स से निकलकर इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं तो वहीं से फिर वो जब इस कॉम्प्लेक्स के जरिए मूव करते हैं तो वो सिंथेसिस ऑफ ATP कर लेते हैं। हम उनको पढ़ते हैं जब हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।